मुझे एक बात बताओ, मार्केट में ऑलरेडी एज्योर है, AWS है ना, गूगल क्लाउड है, ये IBM क्लाउड आप जैसे यूज़ कर रहे हो, तो ये इसमें ऐसा क्या है कि आप मतलब यही यूज़ कर रहे हो, व्हाई यू आर नॉट यूजिंग अदर क्लाउड सर्विसेज? मैं एक छोटा सा, मेरे को एक क्वेश्चन है, मैं खुद सीखना चाह रहा हूँ आपसे। तो मान लीजिए अली, जैसे अब सब कुछ तैयार है, पूरा मॉडल तैयार हो गया है और क्लाउड पे आपने उसको शेड्यूल भी कर दिया है जॉब को। अब ये कैसे, एक कोई रियल लाइफ एग्जांपल दे पाओ अजय, पूरा मॉडल इस तरीके से आउटपुट देता है और बिजनेस फिर वैसा सोच पाता है? मेरी कंपनी में ऑलमोस्ट आपको जीबीज में डेटा आते हैं, कभी कभी टीवीज में आ जाता है। उतना सारा डेटा आप पाइथन में ऑप्टिमाइज नहीं कर पाओगे। और जब मैं अपना बताता हूँ प्रोफाइल, मैं अपनी कंपनी के लिए बेसिकली जो पहले के ओल्ड कोड्स थे या लेगेसी KPIs थे, जो बिजनेस लॉजिक्स थे, तो मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ पाइस्पार्क पे। और वो पहले जो आपको 20 घंटे या 24 घंटे लगते थे, शायद आपको 1 घंटे में कम। कि आप डेटा सेट डिफरेंट डोमेन का ले सकते हो, उसके बाद जो आप टेक्निक अप्लाई करने वाले डेटा को फिल्टर करने के लिए वो पाथ एकदम सेम रहेगा। यस, इट कैन बी चेंज एज पर बिजनेस लॉजिक। अब ई-कॉमर्स के लिए बिजनेस लॉजिक बिल्कुल बदल जाएंगे और किसी और डोमेन के लिए बिजनेस लॉजिक बिल्कुल बदल जाएंगे। जब वो बिजनेस लॉजिक के हिसाब से आगे आपका प्रोसीड हो जाएगा, देन ये पाइपलाइन क्रिएट करेंगे और उसको फिर ऑटोमेट करेंगे किसी जॉब के थ्रू। बिल्कुल सही समझाऊं सर ना आपसे? बिल्कुल, आपसे लग रहा है कि आप सीखे हो। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? जी, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज आप जानेंगे डेटा इंजीनियरिंग प्रोफाइल को बहुत अच्छे से। एक डेटा इंजीनियर एक कंपनी में क्या करता है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, कौन सी भैया मेरी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए, क्या स्किल्स चाहिए एक डेटा इंजीनियर बनने के लिए। आज मेरे साथ हैं अली, जो एक डेटा इंजीनियर है। इनसे हमें बहुत कुछ जानने को मिला, पूरा प्रोसेस समझा हमने कि कैसे डेटा आता है, कैसे उसे क्लीन किया जाता है, कौन सी टेक्निक्स यूज होती है डेटा को क्लीन करने के लिए, कैसे पाइपलाइन बनती है, कैसे उसे ऑटोमेट करते हैं, कैसे उसे क्लाउड के थ्रू डिप्लॉय किया जाता है। तो वो सब बातें जानी है जी। डेटा इंजीनियरिंग रोल को हमने और अच्छे से इन डेप्थ समझने की कोशिश करी है इस पॉडकास्ट के थ्रू और काफ़ी कुछ निकलवाया है हमने अली से। तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। लाइक एम इज 3000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए, और कमेंट जरूर करना, ठीक है? चलिए बात करते हैं अली से, जानते हैं उनकी पूरी जर्नी और डेटा इंजीनियरिंग रोल को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, ओके। सो अली, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो आप एक डेटा इंजीनियर है। आज हमारी ऑडियंस जानेगी डेटा इंजीनियर को और अच्छे से, कि एक डेटा इंजीनियर कंपनी में क्या कर रहा होता है। हम थ्रू आउट समझेंगे आपसे, बट उससे पहले आपके बारे में, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने क्या अपनी ग्रेजुएशन में किया है, करंटली अभी किस कंपनी के लिए काम करते हैं। प्लीज़, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू अजय। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने मुझे अपने चैनल में बुलाया है, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। एंड जैसा कि मैं बोकारो स्टील सिटी से हूँ, जो कि झारखंड में प्लेस्ड है। एंड मेरी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंगली मैंने आपका BCA किया है एंड MCA किया है, जो कि वो डेटा रिलेटेड ही रहते हैं आपके। एंड इसके बाद मैंने डांसर टेक लिमिटेड में ज्वाइन किया था पिछले साल सितंबर में। वेरी नाइस। तो 1 साल आपको इंडस्ट्री में हो गया है, मतलब होने वाला, अबाउट टू फिनिश है। ओके। वैसे मैं आपको बताऊं, मैंने भी BCA MCA किया है। अब ये बहुत ज़्यादा ये ब्लू अप है, आदमी जाते हैं BCA MCA के। हाँ, एक्चुअली रीज़न ये था यार कि जैसे मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स से था, तो मेरे को बीटेक तो मैं नहीं कर सकता था, एक ये भी कारण था। तो फिर मैंने BCA के लिए एनरोल किया, फिर वहाँ इंटरेस्ट बिल्ड किया, फिर MCA किया, फिर मैं वेब डेवलपमेंट में निकल गया। बट आप डेटा फील्ड में निकल गए, तो इसमें फिर आपकी कैसे रुचि कैसे बनी, कैसे इंटरेस्ट आया कि डेटा इंजीनियरिंग में ही जाना है? इसमें क्या होता है कि जो MCA, पर्टिकुलरली मैं MCA के बारे में थोड़ा बताता हूँ। उसमें होता है कि फर्स्ट ईयर में आपको डेटा रिलेटेड आपको बताया जाता है कि डेटा होता क्या है। और अभी के जनरेशन में देखा जाए तो डेटा एक न्यू फ्यूल इंडस्ट्रीज़ के लिए कि बहुत बड़ा एसेट है। एंड उस एसेट से आपको इंसाइट्स निकालना है कि मैं कैसे अपना इंडस्ट्री ग्रो कर सकूं और क्या मतलब ग्रोथ है मेरे कंपनी में। तो उस समय क्या था कि डेटा साइंस बहुत ब्लूम अप पे था, तो मुझे था अंडरस्टैंडिंग कि ये होता क्या है। तो मैंने अलग अलग वीडियोस वगैरह देखे कि डेटा साइंस क्या है एंड इसमें कैसे अपने आप को इनबिल्ड कर सकूं। तो कोविड के टाइम पे बेसिकली कहूँ तो बहुत, बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा पीरियड रहा, क्योंकि मैं अपने आप को थोड़ा समझ सकता हूँ कि क्या क्या मैंने किया और मुझे अपने साथ लाइफ में क्या करना है, तो डेटा साइंस में कैसे अपने आप को थ्रो करना है। नाइस नाइस। तो वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई है। या एग्जैक्टली, मतलब माइंड सेटअप मेरा कोविड से था कि मतलब अब तो जाना है, तो इसी फील्ड में जाना है एंड डेटा से ही कुछ रिलेटेड कुछ करना है। चलो अब बात करते हैं इसके बारे में। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे अभी आप काम कर रहे हो, तो एक क्या रोल रहता है डेटा इंजीनियर का एक IT कंपनी के अंदर, और कंप्लीट लाइफ साइकिल क्या है एक IT कंपनी? जैसे एक IT कंपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, राइट? तो डेटा इंजीनियर वहाँ पे डे टू डे क्या करता है,
क्या रोल रहता है उसका? डेटा इंजीनियर के बाद अगर बताऊँ मैं, तो मैं तो आपको रियल एग्जांपल देता हूँ। पहले क्या होता था कि कंपनी डेटा इंजीनियर के बारे में नहीं जानते थे, तो वो क्या करते थे कि पहले, अब जब 2019 के अकॉर्डिंग डेटा साइंस ब्लूम अप हुआ इंडिया में, तो वो जैसे कि एक आदमी जब जाते थे तो कंपनी डेटा प्रोवाइड कर देते थे उनको। अब क्या होता था कि डेटा बहुत सारे एनोमलीज रहते थे, नल वैल्यूज वगैरह रहते थे, मतलब अनइवन ऑर्डर में रहते थे, कुछ उनसे इंसाइट्स निकल नहीं पाता था। तो फिर उनको समझाया गया कि नहीं, प्रॉपर मैनर चाहिए हमको कि डेटा से भी हम इंसाइट्स निकाल सकें, नहीं तो फिर आपका इतना डेटा एक्वायर करने का भी यूज़फुल नहीं रहेगा आपके लिए। तो अब डेटा साइंस डेटा इंजीनियर का रोल हो गया इसमें। तो अब डेटा इंजीनियर का पार्ट ये पहले प्रिपेयर होता है। अब क्या होता है कि डेटा इंजीनियर पहले, इसके 4 स्टेप्स होते हैं। डेटा इंजेक्शन हो गया आपका, डेटा प्रिपरेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन, आफ्टर डैट आपका स्टोरेज। तो मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। डेटा इंजेक्शन में क्या होता है कि आप अलग अलग फॉर्म्स में होता है, डेटा आपका कहीं से भी आ सकता है, वेबसाइट से, स्क्रैपिंग से, आपका मोबाइल ऐप से, IoT डिवाइसेस, सेंसर से आते हैं, तो वो अलग अलग फॉर्मेट्स में आते हैं। तो हमारा काम बेसिकली ये होता है कि उन डेटा को हम कलेक्ट करके, रिफॉर्म करके अच्छे से पहले वो लेके आए। अब जब वो डेटा आएंगे तो अनइवन ऑर्डर में आएंगे, एनॉमलीज आएंगे, तो हम क्या करते हैं कि उसमें मिसिंग वैल्यूज़ देखते हैं, आउटलायर्स देखते हैं। अब उसमें हम लोग अलग अलग टेक्निक्स लगाते हैं कि जैसे हम उसको क्लीन कर सके, ताकि आदमी डेटा साइंस पीपल यूज़ कर सके या डेटा एनालिस्ट पीपल। तो अब उसमें हम लोग अलग अलग टेक्निक्स लगाते हैं उसको क्लीन करने के लिए। अब उसके बाद फिर अगर आपका बिजनेस लॉजिक है कि अगर बिजनेस वाले को ये चाहिए कि ये मेरा लॉजिक्स होना चाहिए कि इसी के अकॉर्डिंगली मेरा काम करना है, तो उसमें हम लोग लॉजिक्स इनपुट करते हैं, आपका पाइपलाइन वगैरह क्रिएट करते हैं, ETL चलता है उसमें। उसके बाद क्या होता है कि अब तो हम लोग डेटा बना दिए, लेकिन हम लोग के लिए कोलैबोरेटिव काम करना है सब कोई, तो अब फिर हम लोग उसे क्लाउड में अपलोड करते हैं, तो वो आपका डेटा स्टोरेज पार्ट हो गया। वेरी नाइस यार गाइस, जिस तरीके से उन्होंने बताया, ये आई थिंक कंपनी में कैसे काम होता है मुझे वो इनसाइट्स मिल रहे हैं। तो जब आप जो क्लाउड पे अपलोड करते हो उसके बाद कैसे वो यूज़ हो रहा होता है, कैसे बिजनेस डिसीजन ले रहा होता है उसके बेस पे? अब जैसे कि अब मैं बताऊँ, उसमें दूसरे फील्ड आ गए, जैसे डेटा साइंस एंड बिजनेस एनालिस्ट। अब वो क्या करते हैं कि जैसा फॉर एग्जांपल है, मैं IBM क्लाउड पे मैं काम करता हूँ, तो उसका एग्जांपल बताता हूँ। IBM क्लाउड का एक DB2 है, तो जैसे मैंने कि डेटा ट्रांसफॉर्म कर लिया, बिजनेस लॉजिक लगा लिया, तो फिर फाइनली अपना डेटाबेस में आपको अपलोड करता है। अब डेटा साइंस पीपल क्या करते हैं कि उसको क्रेडेंशियल्स के जरिए आपका, जैसे आपका अगर पावर BI यूज़ करते हो तो उसमें आपका कनेक्शन बनता है, एक क्रेडेंशियल्स डालते हैं, वो कनेक्ट करते हैं डेटा को। तो वो हम लोग ने जो क्लीन डेटा दिया है कि ताकि अब वो यूज़ कर पाए, तो वो निकालते हैं वो डेटा को वहाँ से फेच करके पावर BI में लोड होता है, या फिर अगर आप नोटबुक वगैरह में, जिसको आपको जैसा टूल यूज़ करते हैं इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग। तो मैं पावर BI का एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। तो वो पावर BI में आपका डेटा लोड होता है, तो उसमें आपको पहले ही ट्रांसफॉर्मेशन सब चीज़ किया हुआ होता है, तो आपको उतना कुछ करना नहीं होता है। आपको अपनी चार्ट्स के अकॉर्डिंगली, उनका अपना फील्ड है, तो वो अपने अकॉर्डिंगली वो जैसे यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करके इंसाइट्स निकालते हैं एंड बिजनेस प्रोजेक्ट्स को डिराइव करते हैं। ओके, सो जैसे अभी आपने क्लीन की बात करी, तो ये रॉ डेटा को क्लीन करा जाता है प्रिडिक्ट करने से पहले, राइट? या एग्जैक्टली। तो ये क्या प्रोसेस रहता है, कौन सी टेक्निक यूज़ करते हो? और क्लीन करना मतलब डेटा को फिल्टर करना, जो अनक्लीन डेटा है उसको हटाना, ये क्यों किया जाता है? इसका क्या ऑब्जेक्टिव है वैसे? अगर हम अनक्लीन डेटा को नहीं हटाया तो वो क्या होता है कि मॉडल क्रिएशन के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा बायस्ड हो जाता है मॉडल मेरा। फिर हमको सही प्रेडिक्शन नहीं मिल पाएगा, तो फिर बिजनेस आपका लॉस में जाएगा बेसिकली। तो हम लोग का, अगर आप पूछो कि मिसिंग वैल्यूज़ होते हैं इसमें एनोमलीज के तौर पे, अगर मैं बताऊँ तो मिसिंग वैल्यूज़ हो गए, आउटलायर्स हो गए, और भी कई होते हैं। तो अगर आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताऊँ मैं, तो जैसे मिसिंग वैल्यूज़ में आपका कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें भी पार्ट्स है आपके, सब पार्ट्स, तो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। मिसिंग वैल्यूज़ का क्या होता है कि इस एग्जांपल के तौर पे बताऊँ तो एक क्लास है आपका, जिसमें कि 100 बच्चे हैं और 30 बच्चे आपके एब्सेंट है उसमें से। तो मिसिंग वैल्यूज़ में होता है कि मिसिंग कम्प्लीटली एट रैंडम। तो इसमें मान के चलो कि 10 बच्चे हैं, वो अलग अलग रीज़न से एब्सेंट है, किसी को बुखार हो गया है, किसी के फैमिली इशूज़ है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो रीज़न है आपका, ये एक मिसिंग वैल्यू, इसमें आप देखो कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मिसिंग कम्प्लीटली एट रैंडम। मतलब वैल्यू से और इसका मिसिंगनेस से कोई रिलेशन नहीं। अब बाकी के 10 बच्चे अगर एब्सेंट है, तो मान के चलो कि उस एरिया पे आपका वेदर ख़राब है, तो आपको रीज़न तो पता है, ये कुछ कोरिलेशन तो है, लेकिन आपको पता नहीं कि ये 10 बच्चे उसी रीज़न से एब्सेंट है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मिसिंग एट रैंडम। इसके बाद आता है मिसिंग नॉट एट रैंडम। इसमें क्या होता है कि देयर इज समथिंग जो आपको रिलेट कर रहा है, जैसे कि एक बच्चा है, उसका बर्थडे पार्टी, एंड वो बाकी 9 बच्चों को इन्फ्लुएंस करता है कि चलो तुम लोग भी पार्टी में मेरे साथ। इसमें क्या होता है कि एक बच्चे की वजह से सारे 9 जाते हैं। इसमें क्या है कि मिसिंगनेस के साथ साथ जो आपका वैल्यूज़ है उसमें भी आपका सिमिलैरिटीज़ है, तो ये आपको पता चल गया, ये एक मिसिंग वैल्यूज़ के लिए।
फिर आता है आउटलायर्स। आउटलायर्स क्या प्रेजेंट करते हैं, बेसिकली ये बॉक्स चार्ट्स हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि होता क्या है। अब जैसे आप मान के चलो कि आपका शुगर लेवल में हम ये बताते हैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि शुगर का रेंज होता है आपका 80 टू समथिंग 150 मान के चलो, लेकिन किसी किसी का बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। मेरा डेटा सेट में 180 टू 150 आ रहा है, लेकिन किसी किसी का कि हाई शुगर लेवल भी जाता है, जैसे कि 250 300 चला गया। क्यों, अगर एक दो का ऑब्जर्वेशन ये आ गया तो ये एज आउटलायर रेट कर लेते हैं। तो अब इसमें हम लोग को आउटलायर से पता चल गया, मिसिंग वैल्यू से पता चल गया। तो अब आता है कि इसको ट्रीट कैसे करना है। तो इसमें अलग अलग ट्रीटमेंट है आपके, जैसे कि आपको कैटेगोरिकल डेटा है तो उसके लिए अलग है, क्वांटिटेटिव डेटा है तो उसके लिए अलग है। तो इसमें आपको मीन मीडियन मोड हो गए, इम्प्यूटेशन टेक्निक्स हो गए। फिर आपके अगर मोर इम्प्रोवाइज्ड मैनर में जाएंगे तो आपको मशीन लर्निंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, KNN हो गया आपका, मैथ्स टेक्निक हो गया। तो इसी अकॉर्डिंगली हम लोग उसमें ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद फिर फाइनलाइज करके डेटा को। बहुत अच्छे से बता रहे हो, मैं थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट आ रहा है। तो डेटा क्लीन हो गया, जैसे डेटा क्लीन, नेक्स्ट स्टेप क्या है डेटा क्लीन के बाद, और कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं क्लीन करने के लिए? डेटा क्लीन करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि मीन मीडियन, जैसे आपका डेटा रहा है। ओके। तो IoT सेंसर्स में मैं बेसिकली IoT सेंसर्स के डेटा में काम करता हूँ अभी। तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग सिग्नल्स आते हैं, तो एक एक सिग्नल्स के एक एक कॉलम है। तो अब जब तक एक सिग्नल दूसरा सिग्नल कॉल नहीं होता है तब तक वो नल वैल्यूज इंपोर्ट करते जाते हैं। तो अब वो हम लोग के मॉडल में बहुत ज़्यादा बायस क्रिएट करता था। तो अब हम लोग उसमें बैकफिल करते हैं। बैकफिल क्या होता है कि जब तक सेकंड सिग्नल का वैल्यूज़ नहीं आ जाता तो फर्स्ट सिग्नल में सेम वैल्यू हम लोग इंपोर्ट कर देते हैं ताकि वहाँ पे नल वैल्यूज। तो इसी तरह अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, बैकफिल हो गए, फॉरवर्डिंग फिल हो गए, और रिपीटेशन टेक्निक्स आ गए। तो डेटा क्लीन हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आगे क्या होता है इसके बाद? इसके बाद हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं कि बिजनेस लॉजिक्स अप्लाई करते हैं कि इसमें कौन कौन से मतलब इस रेंज पे होना चाहिए था डेटा, इस रेंज से अगर बाहर है तो क्या करना है, किस किस रेंज में आए। तो वो अलग अलग लॉजिक्स हम लोग फिर उसमें डिफाइन करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर जो ये पाइपलाइन वाली बात है ये कब आती है? ये आपका आती है कि जैसे आपका प्रोडक्शनाइज हो गया डेटा, अब हो गया कि एक सैंपल पे पहले हम टेस्ट करते हैं ये चीज़। अब हो गया कि हम लोग को डेली जॉब चलना है ये, तो कि अब जैसे सेंसर्स है तो डेली सेंसर्स में आपका डेटा आता है। तो ये हम लोग अब क्या करते हैं, ऑटोमेट करते हैं। ऑटोमेशन में क्या होता है कि अब हम लोग को थ्रू आउट द मैनर पता चल गया कि ये लॉजिक था, ये वैल्यूज़ आने वाले थे। तो आप लोगों ने वो डिसाइड कर लिया कि फंक्शंस डिफाइन कर लिए कि ये फंक्शन लगने वाले हैं एंड ये बिजनेस लॉजिक लगने वाले हैं। तो वन थ्रू आउट एक एक्सट्रैक्शन हो गया, ETL में आपका एक्सट्रैक्शन हो गया, फिर ट्रांसफॉर्मेशन में लॉजिक हो गया, अनलोड हो गया। ये हम लोग ऑटोमेट करके पाइपलाइन बनाते हैं। बहुत अच्छा। और फिर वही पाइपलाइन को आप डिप्लॉय करते हो क्लाउड पे? हाँ, ये पाइपलाइन फिर आपका डायरेक्ट क्लाउड पे, कि अब आपको मैनुअली आपको इनपुट्स डालना नहीं पड़े क्लाउड पे। तो वो हम लास्ट स्टेज आपका जो लोड स्टेज होता है वो आपको डिप्लॉय कर देते हैं। तो इसमें कि क्या होता है, ऑटोमेट हो गया बेसिकली कि समझ गया। रात के टाइम पे हम डेटा इंजन को डिस्टर्ब ना करें। ओवरनाइट जॉब्स होती है, ओवरनाइट जॉब होती है जो भी बिजनेस लॉजिक लिखा होगा उस हिसाब से वो काम करती है। बट पता है अच्छी चीज़ ये है कि मैं पूरा एक डेटा इंजीनियर के रोल को समझ पा रहा हूँ आपसे, जिस तरीके से आप रियल लाइफ एग्जांपल दे रहे हो। एंड गाइज आई बिलीव आप लोग भी समझ पा रहे होगे। मुझे एक बात बताओ, मार्केट में ऑलरेडी एज्योर है, AWS है ना, गूगल क्लाउड है, ये IBM क्लाउड आप जैसे यूज़ कर रहे हो, तो ये इसमें ऐसा क्या है कि आप मतलब यही यूज़ कर रहे हो, वाई यू आर नॉट यूजिंग अदर क्लाउड सर्विसेज? क्लाउड सर्विसेज का मैं बताऊं तो जैसे कि अलग अलग कंपनीज है, TCP हो गया, एजोर हो गया, एंड आपका मेरा IBM हो गया। तो ये अलग अलग कंपनीज हैं एंड जिसको अपना बिजनेस नीड के हिसाब से जैसा जरूरत पड़ता है तो वैसा वो एक्वायर करते हैं। अब मैं देखा जाएगा, मैं एज अ डेटा इंजीनियर बताऊँ तो ऑलमोस्ट दे आर से, लेकिन किसी किसी का UI ज़्यादा इम्प्रोवाइज लगता है, अपीलिंग लगता है, यूज़ करना ईजी लगता है। तो IBM क्लाउड की वजह से मैं IBM क्लाउड का आपको एक्सप्लोर करवाता हूँ। इसमें क्या होता है कि आपका जो टूल है IBM क्लाउड का, इसमें दो टूल है, एक DB2 हो गया क्लाउड जहाँ हम लोग डेटा अपलोड करते हैं, एंड एक होता है IBM CP4D जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाउड पार्क फॉर डेटा। इसमें क्या होता है कि ये आपका एज अ सॉफ्टवेयर है, वेब सॉफ्टवेयर है। तो इसमें क्या होता है कि आपको जुपिटर नोटबुक हो गए, जुपिटर लैब हो गए, गिट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स हो गए, एंड आपको मशीन लर्निंग के भी आपको व्हाट्सएप स्टूडियो वगैरह कुछ मिल जाते हैं आपको। एंड ये बहुत ज़्यादा स्केलेबल है। जैसे कि क्या होता है कि आपको आइडिया नहीं है कि मेरा डेटा अभी 2 GB का राउंड आ रहा वाला था, लेकिन सडनली कुछ ब्लूम अप हो गया, उसके वजह से 6 GB 7 GB हो गया। तो ये स्केलेबिलिटी की वजह से क्या होता है कि वो अकॉर्डिंगली वो अपने आप को वो बढ़ा लेता है। तो पे एज यू गो मॉडल है कि मतलब जितना आप यूज़ करोगे उतना आपको पेमेंट करना है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको रैम वगैरह CPU वगैरह आपकी बार लग रहा है कि 6 GB डेटा आ गया, प्रोसेस करने में पहले 2 GB लगता था, अब 2 CPU लगता, तो अब लेकिन वो ज़्यादा लेगा, लेकिन आपको मतलब क्या है कि मैनुअली डालना नहीं, वो ऑटोमेटिक वो स्केल कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग।
तो ये मुझे उसका बेस्ट पार्ट लगा। एंड फिर आपका जुपिटर लैब हो गया। जुपिटर लैब में क्या होता है कि गिट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो वो आपको जैसे रात में कंप्लीट किया, फिर आपको गिट में उसको पुश कर दो, और फिर आप जब मॉर्निंग में आओगे तो वो पुल करके वापस वहीं से ये डिज़ाइन करो। इसमें क्या होता है कि डेटा सिक्योरिटी भी, कि आपका मतलब डेटा कहीं बाहर नहीं जाता है, आपको अपने लोकली कुछ स्टोर नहीं करना है, पूरे क्लाउड में ही यूज़ करना है, एंड क्लाउड से बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। बहुत अच्छा और बहुत सारे टेक्निकल इंसाइट्स मिल रहे हैं आपसे, एंड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी 1 साल के अंदर आपने बहुत चीज़ें सीखी हैं, वो समझ आ रहा है। मैं एक छोटा सा, मेरे को एक क्वेश्चन है, मैं खुद सीखना चाह रहा हूँ आपसे। तो मान लीजिए अली, जैसे अब सब कुछ तैयार है, पूरा मॉडल तैयार हो गया है और क्लाउड पे आपने उसको शेड्यूल भी कर दिया है जॉब को। अब ये कैसे, एक कोई रियल लाइफ एग्जांपल दे पाओ अजय, पूरा मॉडल इस तरीके से आउटपुट देता है और बिजनेस फिर वैसा सोच पाता है? अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ, तो जैसे कि मैं अभी व्हीकल्स डेटा पे काम करता हूँ। तो व्हीकल डेटा में आपका टेलीमेटिक्स डेटा होता है, जिसमें IoT सेंसर्स होते हैं अलग अलग। तो वो क्या होता है कि आपके डेटा आ गए, तब हम वो डेटा अपना मतलब डोमेन पे ज़्यादा स्पेसिफिकली बताता हूँ। तो जैसे कि मेरा डेटा आ गया, तो डेटा आ गया तो मतलब वो था कि आपका इस रेंज पे गाड़ी चल रहा है, एंड ये उसका आपका अलग अलग पार्ट्स के ये स्टेटस है। तो किस स्टेटस की वजह से क्या क्या मेरा गाड़ी में हो सकता है, और इस रेंज पे ही वो होना चाहिए। तो वो हम लोग डिराइव करते हैं, बिजनेस लॉजिक्स हो गए। फिर आपका हम टाइम पीरियड पे कौन सा स्टेटस सिग्नल जाने वाला है, बैक डोर फ्रंट डोर कौन सा ओपन है, इनकेस अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उस स्टेटस पे क्या कहीं मैल फंक्शनिंग की वजह से दिक्कत तो नहीं थी, तो वो हम लोग डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर जब बिजनेस लॉजिक बनता है तो वो मॉडल क्रिएट करते हैं। तो मॉडल में हम लोग फिर थ्रो करते हैं कि सपोज अगर ये एग्जांपल देते हैं तो ये ऐसा आउटपुट आना चाहिए, लेकिन अब मेरा मैल फंक्शन हो गया या फिर कुछ हो गया, और बैटरी का वोल्टेजेस, गाड़ी की बैटरी वोल्टेजेस क्रैंकिंग बोलती है। कभी लेटेस्टली हम लोग क्रैंकिंग के काम कर रहे हैं कि गाड़ी स्टार्ट होने से पहले क्रैंकिंग इफेक्ट दे रहा था कि बाद में दे रहा था। तो उस काइंड ऑफ व्यू डेटा इंजीनियरिंग का स्तर कहाँ चला गया है, मतलब कहाँ कहाँ डेटा इंजीनियरिंग जा चुकी है यार, मतलब सीरियसली। ओके सो गाइस, अगर अभी तक आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना ज़रूर, ठीक है? अब मुझे ये बताइए अली, जैसे आपने थ्रू आउट बताया, पूरा डेटा इंजीनियरिंग का रोल बताया, अपना काम बताया, तो जब आपने BCM से किया था तो ये कैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिला, उस पर आता हूँ मैं। क्या प्रोजेक्ट्स आपने किए और कैसे उन प्रोजेक्ट्स ने आपको हेल्प किया डेटा इंजीनियरिंग में आने के लिए? प्रोजेक्ट्स तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं दो आपको बताता हूँ एग्जांपल। एक ओलंपिक्स डेटा सेट था, जिसमें कि लगभग मैंने डेटा इंजीनियरिंग में जितने टूल्स यूज होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, वो मैंने सारा इंप्लीमेंट किया था। और एक था कि मशीन लर्निंग बेस्ड प्रोजेक्ट था, डायबिटीज डेटा सेट पे था। ओके। तो अगर आपको मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ, जैसे कि ओलंपिक्स डेटा सेट हो गया, तो इसमें आपका क्या होता था कि अलग अलग कंट्रीज के किस टाइम पे उन्होंने मेडल्स जीते थे, एंड कौन सा टाइप के मेडल, जैसे कि आपका होता है मेडल्स गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। तो अब क्या होता है कि वो अलग अलग कंट्रीज़ के नोमेनक्लेचर भी अलग होता है। किसी का फ्रेंच में नाम होता है तो कुछ उसमें अदर देन इंग्लिश लिखते हैं, वो विजुअलाइज होता है। तो जैसा मैंने डेटा इंपोर्ट किया पाइथन पे, तो पहला मेरा था डेटा क्लीन करने का। तो जैसा कि मैंने देखा कि वो अलग अलग नाम शो कर रहे हैं या एजेस अलग अलग है, तो मैंने उसे नाम क्लियर किया, नाम को सॉर्ट आउट किया। फिर उसमें अलग लाइब्रेरीज यूज होते हैं कि नाम फ्रेंच नाम को कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। तो वो करने के बाद फिर मैं मिसिंग वैल्यूज़ को डिलीट किया। मिसिंग वैल्यूज़ को डिलीट करने के बाद फिर मैं, अब क्या होता है कि विजुअलाइजेशन किया कि इंडिया में हो गया या फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कौन कौन से कंट्री पे कितने कितने मेडल्स जीते इन्होंने। अब वो डेटा को मैंने सारा क्लीन करने के बाद, विजुअलाइजेशन करने के बाद, मैं पाइथन के थ्रू ही उसको मैं MySQL डेटाबेस में, उस समय मुझे एवियन क्लाउड का आइडिया नहीं था प्रोजेक्ट्स में, तो फिर मैं MySQL डेटाबेस यूज़ करता था ताकि मुझे डेटाबेस का भी नॉलेज है, एंड SQL क्वेरी का भी लैंग्वेज रहे कि क्या होता है SQL क्वेरी। तो मैंने फिर वो डेटा को विजुअलाइज करने के बाद वो डेटा को मैंने MySQL में पाइथन के थ्रू ही एक्सपोर्ट किया मैं। ओके। और वहाँ पे जाने के बाद कुछ कुछ मैंने अपनी क्वेरीज चेक किए कि वो सेम चीज़ मैंने वो क्वेरी पे लैंग्वेज भी चेक किया कि आपको फिल्टर करके कि इंडिया के पीपल में कितने गोल्ड मेडल्स आए हैं और स्पेसिफिकली किस रीजन से लाए हैं और किस एज ग्रुप में लेके आए हैं, तो वो क्वेरी वहाँ पे चलाया मैंने। अब उस सेम चीज़ को, हाँ सेम चीज़ को फिर मैंने जो डेटा सेट था उसको, एक तो मैंने आपका SQL पे एक्सपोर्ट किया था, तब दोबारा वो डेटा सेट मेरे पास लोकली था, वो लोकली डेटा सेट को मैंने फिर वहाँ पे आपका इंपोर्ट किया पाइस्पार्क पे। तो पाइस्पार्क पे करने के बाद फिर मैंने पाइस्पार्क की क्वेरी कि फिल्टरेशन वगैरह, जैसे मैंने बताया कि किस किस कंट्रीज़ में कितने गोल्ड मेडल्स थे, एज। ये क्या होता है कि सेम चीज़ आप कर सकते हो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, लेकिन पाइस्पार्क कम्स इनटू प्लेस कि जब आपके पास लार्ज डेटा सेट और आपको प्रोडक्शनाइज करना हो, तो वो बहुत 10 टाइम्स फास्टर मान के चलो क्या पाइथन से। तो ये प्रोजेक्ट्स आपने करे कहाँ से थे?
ये अब क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि MCA एंड BCA में आपको मतलब डेटा साइंस स्पेसिफिकली आपको तो नहीं पढ़ाया जाता है, डेटा पढ़ाया जाता है, लेकिन आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह में आपको फिर वो कॉलेज प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं जो एक्सटर्नल आते हैं वाइवा लेने के लिए। तो ये मैंने फिर प्रोजेक्ट्स मैंने एक प्लेटफॉर्म है कोडिंग स्कूल। अब वहाँ पे क्या वो स्पेसिफिकली आपको ट्रेन अप करता है, जो कि आपको इंटरेस्ट अगर आपका डेटा में है और जो कि आपका न्यू फ्यूल ऑफ इंडस्ट्री है फॉर टुडेज, तो वो आपको ट्रेन करते हैं कि आपको अलग अलग मंथ में आपको अलग अलग टेक्नोलॉजीज पढ़ाए जाते हैं। तो मुझे मेनली आपको 10 to 15 प्रोजेक्ट्स मैंने ये वहाँ मैंने क्रिएट किए हैं एंड वो प्रोजेक्ट्स मैंने बहुत अच्छे मतलब बनाए हैं और उसके वजह से ही स्टेज पे हूँ मैं। आई कैन सी योर कॉन्फिडेंस इन योर नॉलेज। सो उसको कहीं आपने होस्ट वगैरह किया है प्रोजेक्ट्स को, कहीं गिटहब वगैरह? हाँ, गिटहब वगैरह में मैंने किया है, अगर आप चाहो तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर सकता हूँ। बिल्कुल यार मैं मेरे को डाउट नहीं है आपकी टैलेंट पे, बट यस आप लिंक देना, उसको जरूर डिस्क्रिप्शन में डालेंगे सो दैट किसी को अगर देखना हो तो कोई देख पाए। होता भी क्योंकि मैं खुद भी देखता था कि अलग अलग डिटेल्स प्रोफाइल्स मैं खुद भी चेक करता था कि कैसा मैं, अगर मैं पहले का प्रोजेक्ट आप देखो और मैं लेटेस्ट प्रोजेक्ट देखो तो आपको पता चल जाए कि मुझे भी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था, मतलब नल समय पे एकदम। राइट। लेटेस्ट प्रोजेक्ट देखोगे तो मैं खुद को देख के लगता हूँ कि हाँ मैं आज कहीं तो पहुँचा हूँ। बिल्कुल, हम जरूर आपकी गिटहब का लिंक डालेंगे, आपके लिंक्डइन प्रोफाइल भी देना, हम उसका भी लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब मुझे ये बताइए कि जैसे आपने ओडियन स्कूल का नाम लिया, वहाँ से आपने प्रोजेक्ट्स किए, आपको काफ़ी हेल्प मिली, तो आपने क्या क्या सीखा? क्या एक रोड मैप रहेगा अगर किसी को डेटा इंजीनियर बनना हो तो आप किस तरीके से उसको एक रोड मैप सजेस्ट करेंगे कि ये सब टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आपको आनी चाहिए, और आपने क्या सीखा ओडियन स्कूल में? ये आपका अगर मैं कहूँ तो डेटा साइंस का कोडिंग स्कूल के पास एक रोड मैप होता है। तो मैं जो मैंने बताया था कि 5 से 6 महीना जो मैंने ब्रेक लिया था, तो मैं इधर चेक कर रहा था कि कोई गिटहब वगैरह पे हर जगह यूट्यूब वगैरह पे वीडियोज़ वगैरह चेक करता था, तो मुझे उतना फॉलोअप नहीं मिल पाता था, प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल पाता था। अगर मैं बताऊँ फ्रैंकली तो कि पहले पैथर्न शुरू कर रहे हैं कि पहले आपका डेटा साइंस में स्टैटिस्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले कर रहे हैं कि मुझे पहले क्या ऑप्ट करना है, कि क्या सीखना है, कि मैं पहले SQL सीखूँ, पाइथन सीखूँ, पाइस्पार्क सीखूँ। तो मैं ओडियन स्कूल पे एक मैंने करिकुलम चेक किया तो उन्होंने एक प्रॉपर रोड मैप फॉलो करते हैं। फर्स्ट मंथ में आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाए जाते हैं, उसमें बेसिकली आपको बेसिक्स ऑफ डेटा होते हैं कि डेटा किस किस टाइप के होते हैं। और आपका जैसे क्वालिटेटिव डेटा हो गया, कैटेगोरिकल डेटा बोलते हैं इसको, और एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा। इसमें भी बहुत सब टाइप्स आते हैं, जैसे कैटेगरी में आपका नॉमिनल आ जाता है, ऑर्डिनल आ जाता है, एंड क्वांटिटेटिव में आपका डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो फिर ये आपका स्टैटिस्टिक्स जाता है, आपको मीन मीडियन मोड पढ़ाया जाएगा, आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा पढ़ाया जाएगा, अलग अलग चार्ट्स, ये कैटेगरी के डेटा रहेगा तो कौन सा चार्ट यूज़ करने हैं, क्वांटिटी के कौन सा चार्ट यूज़ करने हैं। ये आपका फर्स्ट मंथ में स्टैटिस्टिक्स में मैंने सीखा। अब जैसे ही मैं सेकेंड मंथ में पहुंचता हूँ तो मैं पैथन के बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं कि पैथन क्या होता है एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब क्या होता है कि बहुत किसी को, जैसे कि मैं डेटा फील्ड से हूँ या फिर मैं ACMC आपने भी किया, मैंने भी किया, तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ा तो पता रहता है। लेकिन मेरी बैच के कुछ थे स्टूडेंट्स जो कि अदर देन, जैसे आपने लिखा होता है कि कॉमर्स बैकग्राउंड के थे, अब वो अकॉर्डिंगली मूव करते हैं यहाँ पे, तो उनको आइडिया नहीं होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या। तो फ्रॉम वेरी बेसिक्स पढ़ाते हैं लोग। तो आपको बेसिक्स आपको पैथन पढ़ाया जाएंगे कि कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो आपको सेकेंड मंथ आपका बेसिक्स में जाएगा पैथन का। एंड देन मूविंग टू थर्ड मंथ आपको फिर थोड़ा सा आपको डेटा साइंस, पाइथन क्या की रोल प्ले करता है डेटा साइंस में, जैसे EDA मैंने बताया आपको, एक्सक्लूड डेटा एनालिसिस, कि आपको डेटा इंपोर्ट करना कैसे है, आपको डेटा को फिर रीड कैसे करना है, डेटा को नल वैल्यूज़ कैसे चेक करने हैं, आउटलायर्स कैसे चेक करने, ग्राफ्स कैसे बनाने। ग्राफ्स बनाने के लिए आपको अलग अलग लाइब्रेरीज पढ़ाया जाते हैं, मैटप्लॉटलिब आते हैं, उसमें शीबॉन आते हैं, और आपका पाइटॉर्च होता है। ये अलग अलग फिर आपको हाइपर पैरामीटर्स होते हैं उनकी, कि मतलब ग्राफ तो बना लिया, ग्राफ सब बना लेंगे, लेकिन उसको आपको डिज़ाइनिंग कैसे करना है, उसका मतलब कलर्स वगैरह कैसे फिल्टर करने हैं, तो वो सिखाया जाता है आपको थर्ड मंथ। फोर्थ मंथ में हम थोड़ा सा आते हैं आपके SQL पे। SQL वो आपको बेसिक्स पढ़ाएंगे। SQL आपको पढ़ाते पढ़ाते आपको फिर वो साथ ही पैरेलली आपको वो भी पढ़ाते हैं प्री प्रोसेसिंग मॉडल क्रिएशन की डेटा आपका फाइनल तो बन गया था, आपको मिसिंग वैल्यूज वगैरह ट्रीट कर दिए थे। अब आता है कि डेटा को आपको स्टैंडर्डाइजेशन करना होता है, नॉर्मलाइजेशन करना होता है, टेक्निक्स वो पढ़ाया जाता है। फिर SQL आपका खत्म होने के बाद, एडवांस पैथन खत्म होने के बाद फिर आपको पाइस्पार्क पढ़ाया जाएगा कि पाइस्पार्क कैसे यूज़ करते हैं। एंड फिर पाइस्पार्क वगैरह कंप्लीट होने के बाद लास्ट में आपको फिर सारे कंप्लीट हो गए। फिर बेसिकली आपका क्या होता है ना, जैसे कि आप फिफ्थ मंथ में पहुंच गए, आपको लगेगा कि अरे यार कहीं स्टैटिस्टिक्स ना मैं कहीं पैथन तो रिफ्रेशर सेशंस भी ये करते हैं, एंड 1 to 1 भी आपको मिलते हैं। तो क्या है कि
हाथ पकड़ के चलाना ऑर्डर जर्नी, वैसे वैसे तो ओवरऑल मैं समझ सकता हूँ कि आपको काफ़ी थ्रू आउट सपोर्ट मिला, और कहीं ना कहीं देखो आपकी मेहनत तो थी यार, अगर आप उतनी मेहनत नहीं करते, आप उतने प्रोजेक्ट्स नहीं बनाते, उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स करवाए, बट आपने भी एक्स्ट्रा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है गाइस, ठीक है सही है। कि इन्होंने मेहनत करी, कोर्स किया, और उसके बाद अगर इनको वो जर्नी, इनकी जर्नी में वो कोर्स काम आया तो क्या बुरा है उसमें, राइट? नहीं बिल्कुल नहीं, देखिए आपको क्या होता है, गाइडेंस तो ज़रूरी है, लेकिन आपका खुद का मेहनत भी होना चाहिए कि आपको कोई हाथ पकड़ के कितना भी चलाएगा, कोई चलने का मन नहीं है तो उसमें कोई उसका कोई ऑप्शन नहीं है। राइट। एक बात बताओ, जो डेटा इंजीनियर है हमारा, उसके लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पता होना चाहिए? कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं डेटा इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर? मैं बताऊं फ्रैंकली तो डेटा इंजीनियरिंग में जैसे कि आपको बेसिक्स, आपको पाइथन चाहिए। पाइथन तो चाहिए। पाइथन आपको डेटा को पाइपलाइन वगैरह क्रिएट करने के लिए, या फिर आपको नॉन वैल्यूज़ को ट्रीट करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पाइथन तो आपको चाहिए। उसके बाद फिर आ गया कि आपका डेटा जब डेटाबेस में आप लोड करते हो, लोड करने के बाद फिर वहाँ पे आपका पाइथन यूज़, वहाँ के लिए आपको सीक्वल चाहिए, ये वहाँ पे आपको मैनिपुलेशन करना है या फिर कुछ करना है, सेलेक्ट क्वेरी चलाने हैं, तो आपको SQL चाहिए वहाँ के लिए। एंड आफ्टर डैट आप जब कोई ETL पाइपलाइन वगैरह क्रिएट करते हो, या फिर आपको लास्ट प्रोडक्शनाइज करना है, तो पाइस्पार्क यूज़ करते हो। जैसे ये पाइस्पार्क भी बहुत की रोल है मेरी कंपनी के अकॉर्डिंगली मैं बताता हूँ। मेरी कंपनी में ऑलमोस्ट आपको GBs में डेटा आते हैं, कभी कभी TBs में आ जाते हैं। उतना सारा डेटा आप पाइथन में आप ऑप्टिमाइज नहीं कर पाओगे। और जब मैं अपना बताता हूँ प्रोफाइल, मैं अपनी कंपनी के लिए बेसिकली जो पहले के ओल्ड कोड्स थे या लेगेसी KPIs थे, जो बिजनेस लॉजिक्स थे, तो मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ पाइस्पार्क पे, और वो पहले जो आपको 20 घंटे या 24 घंटे लगते थे, शायद आपको 1 घंटे में कम। ये पाइस्पार्क है क्या वैसे अली? ये आपका क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट्स को डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में आपको थ्रू आउट द जर्नी प्रोसेस करते हैं। ओके। अब क्या होता है कि इतना सारा डेटा आपको एक साथ अगर क्वेरी करो पाइथन पे, तो आपको ह्यूज नंबर ऑफ CPUs एंड रैम्स चाहिए। लेकिन ये पाइस्पार्क में बिकॉज ऑफ दैट ऑप्टिमाइजेशन एंड वो पाइस्पार्क इनबिल्ट आपका क्या बोलता है प्रेडिक्टिव डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, तो वो आपको वो हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा। तो पाइस्पार्क लैंग्वेज है? नहीं, बेसिकली ये आपका बोल सकते हो लैंग्वेज है, कि अलग अलग लैंग्वेज भी नहीं बोल सकते हो। फ्रेमवर्क क्या होता है, हाँ फ्रेमवर्क है ये, काइंड ऑफ फ्रेम। ओके। अब क्या होता है कि स्पार्क फ्रेमवर्क है, इसमें जो पाई वाला पार्ट है ये हम पाइथन में यूज़ करते हैं, तो ये बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ स्पार्क एंड पाइथन। ओके ओके ओके। तो हाँ, हम यूज पाइस्पार्क का लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। ये आपका फ्रेमवर्क आपका पाइस्पार्क हो गया, एंड ये आपका पाइथन लैंग्वेज हो गया। तो बोथ का कॉम्बिनेशन बना के आपको ये पाइस्पार्क बनता है कि आपको यूजिंग पाइथन लैंग्वेज आपको स्पार्क यूज़ कर। ओके ओके ओके, वेरी नाइस। ओके, सो बहुत अच्छा लगा आपसे अली बात करके, आपके एक्सपीरियंस को जान के, आपकी BCMC की जर्नी, उसके बाद फिर आपने इतनी मेहनत करी, इतने सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, एंड आई कैन सी दैट कॉन्फिडेंस समवेयर, आप दिखता है वो, एंड आई थिंक हमारी ऑडियंस कैन रिलेट ऑल्सो। अब जैसे आप कंपनी में काम कर रहे हो, अभी बहुत सारे फ्रेशर्स आपको देख रहे हैं, तो जो आपने प्रोजेक्ट्स किए, राइट, वो प्रोजेक्ट्स तो देखो कॉलेज प्रोजेक्ट्स थे, जो आपने ओडियन स्कूल से किए प्रोजेक्ट्स वो भी ठीक है, जो अभी कर रहे हो कितना डिफरेंस है यार? अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बताऊं तो सम हाउ डिफरेंट मिलेगा, एंड सम हम डोमेन एक्सपर्टीज भी आपके लिए इसमें की रोल प्ले करते हैं। जैसे कि मैंने डायबिटीज़ वाला बताया, अगर आप उस डोमेन में जाते हो, हेल्थ इंडस्ट्रीज़ में जाते हो, तो वो आपके प्ले रोल करेगा। तो इसी के लिए अगर मैं आपके ऑडियंस को बताना चाहूँ, फ्रेशर्स को बताता हूँ, मेनली बताना चाहूँ कि ये आप ऐसा मत करो कि आप एक ही डोमेन के प्रोडक्ट बना रहे हो, अलग अलग डोमेन्स के बनाओ, क्योंकि इन फ्यूचर आप हो सकता है कि हेल्थ डोमेन पे हो, या फिर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग डोमेन पे चले गए, या E-कॉमर्स डोमेन पे चले गए। तो आपको बेसिकली हर फील्ड का हल्का हल्का नॉलेज होना ज़रूरी है कि किसी में भी अडेप्ट कर जाओ। तो मेरे प्रोजेक्ट्स भी मैंने उसी के लिए अकॉर्डिंगली बनाए थे कि हेल्थ डेटा सेट हो गया, फिर आपका E-कॉमर्स डेटा सेट हो गया, आपका फिर IoT सेंसर्स वाले डेटा सेट हो गए। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंगली डाइवर्ट बनाए थे कि थोड़ा डाइवर्सिटी रहे मेरे प्रोजेक्ट्स में भी, कि इस लड़के को सिर्फ इतना नहीं आता है, तो पोर्टफोलियो मैंने उसी के अकॉर्डिंगली बिल्ड किए थे। ओके ओके, वेरी नाइस। तो वैसे बहुत इंटरेस्टिंग बात कही इन्होंने, बट मैं एक चीज़ तो समझ पाया हूँ कि आप डेटा सेट डिफरेंट डोमेन का ले सकते हो, उसके बाद जो आप टेक्निक अप्लाई करने वाले डेटा को फिल्टर करने के लिए वो पाथ एकदम सेम रहेगा। येस, इट कैन बी चेंज एज पर बिजनेस लॉजिक। अब E-कॉमर्स के लिए बिजनेस लॉजिक बिल्कुल बदल जाएंगे, और किसी और डोमेन के लिए बिजनेस लॉजिक बिल्कुल बदल जाएंगे। जब वो बिजनेस लॉजिक के हिसाब से आगे आपका प्रोसीड हो जाएगा, देन ये पाइपलाइन क्रिएट करेंगे और उसको फिर ऑटोमेट करेंगे किसी जॉब के थ्रू। बिल्कुल सही समझाऊं सर ना आपसे? बिल्कुल, आपसे लग रहा है कि आप सीखे हो, बिल्कुल सही चल रहा है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कुछ सीखा अली आपसे सीरियसली। एंड गाइस, आई थिंक आप लोगों ने भी सीखा होगा बहुत कुछ। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, लाइक ए मैंने रखा है 3000 का कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। कमेंट करना कि किस पार्ट में अली की बात आपको ज़्यादा समझ आई, और को समझ नहीं भी आए वो भी कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में। टिल देन ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।